हाँ, नमस्कार कौशल जी। प्रणाम 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 प्रणाम। आपकी आज्ञा से शुरू करें? बिल्कुल शुरू करिए अभी। चलिए। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के वेब मंच पर, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आधिकारिक वेब मंच है, उस पर वह परम आदरणीय कलराज मिश्र जी का सर झुका के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय कलराज मिश्र जी राजस्थान के महामहिम राज्यपाल हैं। वो मेरे तो अभिभावक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे लिए तो वो सब कुछ हैं। उन्होंने मेरे लिए न जाने क्या क्या प्रेरणाप्रद हमारे लिए काम किए। जिस स्तर पर आज मैं खड़ा हूं, उस स्तर पर खड़ा होने का सारा श्रेय आदरणीय कलराज जी मिश्र जी को है। वे मेरे पिता के तुल्य हैं, मेरे पारिवारिक उनके रिश्ते रहे हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आज श्रावण के प्रथम दिन पर जहां काशी में काशी विश्वनाथ जी विराजते हैं, मैं काशी विश्वनाथ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान के सभी लोग आदरणीय कलराज मिश्र जी जैसे लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश की सेवा में इसी तरह संलग्न रहें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तीर्थ स्थली है। यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ज्ञान की अपार परंपरा, ज्ञान की अपार दीप जलाए और यह विश्वविद्यालय देश के निर्माण में अपनी अभूतपूर्व भूमिका का निर्वाह करता रहा है। इस कोरोना महामारी में जब देश के सरकार ने हम लोगों से कहा कि सब कुछ ऑनलाइन बातें होंगी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान संकाय के को यह दायित्व दिया कि वे पूरे लॉकडाउन में व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू करें। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय का इस समय संकाय अध्यक्ष हूँ। यह दायित्व मेरे लिए गौरवपूर्ण था। मैंने पिछले 2 महीनों से इस वेब मंच पर देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को, देश के बड़े बड़े सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, देश के बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को मैंने इस मंच पर आमंत्रित किया और देश के लोगों को उस कोरोना महामारी से उपजे अवसाद को दूर करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस वेब मंच पर 100 से अधिक व्याख्यान अब तक हो गए हैं। मेरा सौभाग्य है, आज श्रावण के प्रथम दिन मेरा यह गौरव है, मेरा सौभाग्य है कि हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए परम आदरणीय कलराज जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस वेब मंच पर आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर व्याख्यान देने को उन्होंने सहमति दी। मैं उनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार, काशी के सारे लोग उनके ऋणी हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने छोटे से व्यक्ति के निवेदन को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया। ये मैं तो मानता हूं कि आज तक जीवन में मैंने जितने भी अकादमिक कार्यक्रम किए हैं, सब में कलराज मिश्र जी उपस्थित रहे हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूं कि मेरे सारे के सारे अकादमिक यज्ञ माननीय कलराज जी के बिना अधूरे रहे हैं। बिना उनके आशीर्वाद के मैंने कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं किया है। तो ये उनका प्रेरणा है, उनकी सहजता है, उनका प्रेम और स्नेह है, उनका व्यक्तित्व इतना सहज है, उनका व्यक्तित्व इतना विनम्र है कि सामान्य से सामान्य आदमी उनके पास जा सकता है, उनसे अपनी पीड़ा कह सकता है। मैं भी एक सामान्य आदमी के रूप में मैंने अपनी पीड़ा उनसे कही कि सामाजिक विज्ञान संकाय के यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेब मंच पर वे अपने व्याख्यान दें। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार से उनकी ओर से उनका सहर्ष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विनम्रता से उनको इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखे। मेरा छोटा सा एक निवेदन है। देश इस समय कोरोना महामारी के संकट में ग्रस्त है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों से आह्वान किया है कि अब भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। यह आत्मनिर्भरता उनका संकल्प है, यह देश का संकल्प है। मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब मैं विवेकानंद को पढ़ता हूं
तो विवेकानंद कहते हैं कि निडर होकर के आत्मनिर्भर बनो, निडर होकर के आगे बढ़ो, निडर होकर के स्वदेशी रास्ता अपनाओ। उनका स्वदेशी रास्ता आध्यात्मिक था। जब हम तिलक को पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक को पढ़ते हैं, तो तिलक ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने का प्रयास किया। और जब वो कहते हैं कि गीता रहस्य में देश की सारी समस्याओं का समाधान है, गीता को उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी करण का मापक माना। उसके बाद जब हम सावरकर को पढ़ते हैं, तो सावरकर ये कहते हैं कि बिना आत्मनिर्भर बने भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, स्वदेशी ही उसका आधार है। जब हम पंडित मदन मोहन मालवीय को पढ़ते हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय का वो वाक्य बड़ा संवेदनशील है, जब वो कहते हैं कि हमारे घर के बेटे, हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के लोग जब एक धागा सूत भी बनाते हैं, तो वह धागा सूत स्वदेशी होता है, और उस स्वदेशी सूत से किसी गरीब के पेट में अन्न जाता है। आप सोचिए कितना बड़ा बात पंडित मदन मोहन मालवीय कह देते हैं। जब हम गांधी को पढ़ते हैं, तो गांधी का पूरा चिंतन स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ते हैं, तो उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का नारा ही एक तरह से दिया। जब हम दयानंद को पढ़ते हैं, तो वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं। वेदों की ओर लौटने का मतलब कि स्वदेशी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। जब हम दत्तोपंत ठेंगड़ी को पढ़ते हैं, तो उन्होंने स्वदेशी का नारा स्वतंत्र भारत में दिया। मतलब भारत में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण एक नारा नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, यह राष्ट्र की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। आज के युवाओं को इस बात को प्रेरित होना, जो भी युवा हमसे जुड़े हुए हैं, देश भर के विश्वविद्यालय के युवा, देश भर के विश्वविद्यालय के अध्यापक हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि स्वदेशी एक मंत्र नहीं है, एक नारा नहीं है, ये जीवन की पद्धति है। आत्मनिर्भर होना गौरव है। भारत के लोग गौरव हो, पूर्ण हो, भारत को लोग गरिमापूर्ण से आगे बढ़े, विश्व में उनकी छाप हो। मनुस्मृति इसलिए कहती है, एक देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। हम पृथ्वी के सभी मानवों को सुशिक्षित करने, आत्मनिर्भर बनाने, स्वदेशी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। और 21वीं शताब्दी में भारत ने इस कृत संकल्पता को दोहराया है। दुनिया की मानवता इस कोरोना महामारी से संकटग्रस्त है, और दुनिया के सारे लोग भारत की ओर देखने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के उस आदर्श को चुनने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की उस मूलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारत के लोगों के लिए गौरवपूर्ण बात है। हमारी शिक्षा आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी हो, हमारा जीवन पद्धति आत्मनिर्भर और स्वदेशी हो, हमारा सांस आत्मनिर्भर स्वदेशी हो, हमारा प्राण आत्मनिर्भर और स्वदेशी हो। इस भाव के साथ इस विषय की स्थापना करती है। मैं आदरणीय कलराज मिश्र जी के समय मेरा साहस नहीं है कि मैं अधिक बोल सकूं। मैं तो सिर्फ उनका दर्शन करना चाहता था। राजस्थान दूर है, मैं जा नहीं सकता, तो मेरा सौभाग्य है कि आज श्रावण के प्रथम दिन पर इसी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से मैंने उनका दर्शन किया। मैं आदरणीय कलराज मिश्र जी से निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर अपने व्याख्यान दें, ताकि देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यापक, छात्र और शोधार्थी उससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। आज श्रावण के बोली रहे हैं, आज श्रावण के प्रथम दिन पर काशी में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धावनत होते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फेसबुक पर आयोजित आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी विषय पर आयोजित व्याख्यान में उपस्थित प्रोफेसर कौशल किशोर जी, जो सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं, सभी प्राध्यापकगण तथा जो भी आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान
वर्तमान में कोविड-19 के बाद की एक मूल अवधारणा है। यह एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं, अपितु भविष्य के भारत का पुनर्निर्माण भी करना है। कोविड-19 के बाद भारत को एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना है और विश्व महाशक्ति बनना है। भारत सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी वह रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 20 लाख करोड़ का यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति प्रदान करेगा। भारत में स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जाता है जो भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा है। राष्ट्र इस विचार की वकालत भी करता रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में स्वदेशी का विचार अत्यधिक उपयोगी है। खादी ग्राम उद्योग के उत्पादों की बढ़ती मांग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुली नहीं थी। बाहरी दुनिया पर संदेह और आत्मविश्वास में कमी भी थी। पिछली शताब्दी के अंतिम 4 दशकों के भारत ने स्वदेशी मॉडल पर भरोसा करते हुए 5 साल की नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया और 2.5 से 3% विकास दर के साथ वृद्धि भी की। भारत को अपने आर्थिक संकटों की वजह से साल 1991 में बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए भीतर की ओर देख रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेना नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के ऐसे दौर में जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट की हर एक हलचल चीन और भारत के बाजारों पर सीधा असर डालती है, उस वक्त स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करने और उन्हें प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए स्थानीय उद्यमियों और निर्माताओं को कुछ सुरक्षा राशि भी देने की आवश्यकता है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता न तो बहिष्करण है और न ही अलगाववादी रवैया। जोर इस बात पर है कि दक्षता में सुधार किया जाए। इसके अलावा दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दुनिया की मदद की जाए। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक राष्ट्रवाद का रूप पूरे दुनिया में आ सकता है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मॉडल ही भारत को आगे ले जा सकता है। हमें लोकल चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है, लोकल फॉर वोकल, यानी भारतीयों को स्थानीय चीजों के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता वैसे भी हर देश का एक वांछित सपना है। भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया, उसी के पश्चात उन्होंने घोषणा की थी कि हम हिंदुस्तान के गरीबों की सेवा के लिए, हिंदुस्तान के आर्थिक उन्नयन के लिए और हिंदुस्तान में जो विपन्न हैं, जो विभिन्न प्रकार की रीजनल जो इनबैलेंसेस हैं, असंतुलन है, उसको दूर करने की दिशा में हम काम करेंगे। और बाद में उन्होंने जब एक घोषणा की मेक इन इंडिया की, उसके पीछे का भाव ये था कि पूरे देश भर में छोटे छोटे
उद्योगों का विकास हो और हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में लोग दुनिया के अंतर्गत देखा जाएगा, प्रचारित भी होगा। इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग हब की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए या भारत में निवेश करने के लिए चीन स्थित विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत को विश्व स्तर तक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। भूमि, पानी और बिजली में सुधार की जरूरत है। सिस्टम यानी प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाना और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना जरूरी है। यह अर्थव्यवस्था का चालक साबित होता है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यानी जीवंत लोकतंत्र भारत की मुख्य ताकत है। चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। वह उद्यमी और निर्माता जो लोकतंत्र, मानवाधिकार और बाल शोषण के उन्मूलन को महत्व देते हैं, वो साम्यवादी चीन के स्थान पर भारत के साथ डील करना चाहेंगे। डिमांड यानी मांग भारत का घरेलू बाजार निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक पेशकश में से एक है। वर्तमान में डिमांड हल्की है, लेकिन कोविड-19 के बाद की दुनिया में एक बार फिर भारत को शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए कई छोटे और मध्यम उद्यमियों को सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। सभी ये मान भी रहे कि आत्मनिर्भरता केवल छोटे और मझोले उद्योगों की मदद से ही हासिल की जा सकती है। आज का ज्वलंत मुद्दा है कि कोरोना महामारी से जर्जर हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर कैसे लाया जाए। वर्तमान प्रचलित उपचार पद्धति कहती है कि कोरोना की दवा किसी के पास नहीं, परंतु भारत की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवा मांगने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने गुहार लगाई। आयुर्वेदिक काढ़े और जड़ी बूटियां आज की मांग भी बढ़ रही है। दूसरी ओर वैश्विक सामाजिक आर्थिक संरचनाएं भी इस समय निरर्थक सिद्ध हो रही है। भारत जैसे देश का मुंह ताक रही है। भारतीय प्रतिभाओं ने जिस स्वदेशी प्रतिमान को कभी इस देश में खड़ा किया, कोरोना महामारी से लड़खड़ाती दुनिया उसे बड़ी आशा से निहार रही है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इसे एक विमर्श का मुद्दा बनाया जाए। इस समय राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण में दो प्रकार के विषयों को छुआ हुआ है, तात्कालिक व दीर्घकालीन। तात्कालिक कामों में पहले उल्लेख किया गया शहरों से गांव लौटते हुए मजदूरों का। क्या हम गांव में ही उन्हें रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर गांव में आए हैं, उन सारे मजदूरों को यहीं ही नियोजित करते हुए उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। गांव गांव में रोजगार खुलेंगे। लोग रोजगार के कारण परेशानी नहीं झेलेंगे। और उन्होंने एक जिला एक उत्पाद का नारा देकर रोजगार की बढ़ोतरी के दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। ऐसे में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, एपीजे अब्दुल कलाम के पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज को लेकर नानाजी देशमुख के समग्र विकास तक के उदाहरणों के संदर्भ ताजा हो गए। ग्राम विकास के कार्यों में लगे हजारों लोगों का परिश्रम और प्रयोग धर्मता इसकी अधोरचना है। ऐसे में इन लाखों कामगारों को गांव में ही रोजगार मुहैया करवाकर एक बड़ी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। दूसरा तात्कालिक काम है गांव से दोबारा शहर जाने वालों के लिए काम धंधे ढूंढना। क्योंकि अधिकांश उद्योग बंद हैं,
वैश्विक मांग में भी भारी कमी हो गई है। ऐसे में दोबारा उन्हें खपाने और रोजगार दिलाने की कितनी क्षमता यहाँ है, इसे देखना होगा। ये उद्योग भी घाटे में चल रहे होंगे। लिहाजा आपसी सद्भाव व समझदारी से दोनों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानी पुनर्निर्माण में मालिक मजदूर का समन्वय बहुत आवश्यक है। तीसरा बड़ा दीर्घकालीन विचार विकास का वैकल्पिक मॉडल है। स्वावलंबन एक संकेत दे रहा है कि किस प्रकार इस समय शासन विकेंद्रित आर्थिक संरचना के लिए तैयार करना जरूरी है। कोरोना महामारी आज एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के खोखलेपन को उजागर कर रही है। यह बाजार की ताकतों का बनाया हुआ प्रतिमान था जो इस समय दम तोड़ रहा है। उसकी जगह ग्राम स्वराज व जिलों पर आधारित अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर मॉडल इस महामारी रूपी आपत्ति काल का मंत्र है। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्व शब्द और स्वदेश के विकास मॉडल को विकसित करना। चौथी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान का प्रयोग हो, परंतु अपनी परंपरा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आज विदेशी विकास मॉडल की खामियां जग जाहिर है। यह अत्यधिक ऊर्जा भक्षी, रोजगार विहीन व पर्यावरण भक्षक है। ऐसे मॉडल की गहन विवेचना दत्तोपंडित ठेंगड़ी ने पुस्तिका द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड थर्ड वे में की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में इस पश्चिमी मॉडल की धज्जियां उड़ाई है। विदेशों में भी इस मॉडल की चीरफाड़ हुई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के फैलाव का मुख्य कारण अतिशहरीकरण, वैश्वीकरण तथा अत्यधिक संपर्क है। जहां जहां पश्चिमी मॉडल प्रसिद्ध हुए, वहां उसके दुष्परिणामों के कारण इसका विरोध हुआ है। इसलिए कोई विकेंद्रित व आत्मनिर्भर मॉडल ही इन बीमारियों से बचा सकता है। एक अहम प्रश्न यह है कि इस वैकल्पिक स्वदेशी संरचना को कौन लागू करेगा। दरअसल 3 स्तरों पर हो सकता है: शासन, प्रशासन और समाज द्वारा। शासन प्रमुख रुचि दिखा रहे हैं। सरपंचों के साथ अपनी वार्ता में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर मॉडल के 4 पायदान बनाए। उन्होंने 4 पायदान बताए हैं और वो है गांव, जिला, प्रांत व देश। जहां तक प्रशासन का सवाल है तो कायदे से वह उसी को करने को प्रतिबद्ध है जिसे शासन कहेगा या उनसे करवा लेगा। तीसरा काम समाज को करना होता है और वह काम सतत व नियोजित जन जागरण से होता है। जीवन में स्वदेशी अपनाने पर पूरा जोर देना होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक है उसे यहां तैयार करना होगा और उसकी गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज नई चुनौती चीन से अत्यधिक आयात की है। प्रतिवर्ष 54 से 64 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हमें चीन से हो रहा है। जिस प्रकार कोरोना महामारी के बाद भी दुनिया को घेरने में चीन संलग्न है, वह एक खतरे की घंटी है। इस कारक को समझना होगा। इस समय दुनिया के अधिकांश देश चीन से त्रस्त हैं। वहां से कंपनियां आज अन्य देशों में जाने को आतुर हैं। ऐसे में भारत को अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। साथ ही स्वदेशी ज्ञान व विज्ञान संवर्धन भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जैविक कृषि, योग, आयुर्वेद आज को बढ़ावा देना पड़ेगा। इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर अगर प्रभावी तौर पर
इसको लोगों ने चरितार्थ करने का प्रयास किया, व्यवहारिक जीवन में ले जाने की कोशिश की, तो आत्मनिर्भरता स्वतः और स्वाभाविक रूप से पुष्पित और पल्लवित होगी। और जब आत्मनिर्भरता व्यक्ति के अंदर अनुभूत होती है तो स्वाभाविक रूप से स्वावलंबन का भाव जगता है, और स्वावलंबन का भाव और आत्मनिर्भरता दोनों मिलकर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास का सृजन करते हैं, और यही आत्मविश्वास प्रबल शक्ति के रूप में व्यक्ति के अंतर्गत जागृत होती है। और आज जो आत्मनिर्भर भारत इसकी घोषणा की गई है, इसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर लोगों को कहा है, उसके लिए पैकेज भी दिए हैं। उसके पीछे का भाव यही है कि जगह जहां छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करते हुए लोगों के मन के अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हुए कि हम बेरोजगार नहीं होंगे, हम रोजगार के साथ लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, तो हम तो जॉब प्रोवाइडर होंगे, जॉब सीकर नहीं होंगे। जॉब प्रोवाइडर होंगे तो उसके लिए उसके अनुरूप हम काम करेंगे। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, ये दोनों चीज उन्होंने कहा, यानी उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। स्थानीय उत्पाद को लोगों के मध्य में ज्यादा प्रचारित करते हुए उसको लोगों को बाजार में खरीदने की दृष्टि से विवश करें, ताकि स्वाभाविक रूप से लोग उसको ले सकें, और उसी की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए इस ढंग से हम प्रस्तुत करें तो स्थानीय स्तर पर ही ना हो तो विश्व के लोग भी गुणवत्ता युक्त माल को, जो भले ही लोकल होगा, लेने के दृष्टि से स्वयं प्रेरित हो, स्वयं आकर्षित हो। पूर्व काल में आपको ध्यान होगा जब भारत में ढाका भी था, उसमें ढाका की मलमल बड़ा प्रसिद्ध था, यहाँ के रेशम बहुत प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि ढाका का कपड़ा, काफी बड़ा कपड़ा भी एक मुट्ठी में लिया जा सकता है। ये कारीगरों की गुणवत्ता थी। उन कारीगरों की गुणवत्ता को समाप्त करने की दिशा में यहाँ आए हुए अंग्रेजों ने ये काम किया, क्योंकि हाथ तक को कटवा लिया, कारीगरों के हाथ भी कटवाए गए। राजस्थान जिस प्रदेश में मैं हूं, यहाँ इस प्रकार की शिल्पकारियां थी कि उसको देखते ही बनता है। आज भी हेरिटेज के रूप में जहाँ विद्वान शिल्पकारी हैं, उसको देखने के लिए विश्व स्तर के लोग आते हैं। ये सारी चीजें लोकल थी, जो स्वाभाविक रूप से दुनिया को भी आकर्षित करने में सक्षम थी। ऐसे लोकल फॉर वोकल की स्थिति आज निर्माण हुई है, और वो अगर हमने जगह जगह स्थापित कर लिया तो आत्मनिर्भर भारत जीवंत होगा। आत्मनिर्भर भारत को देख करके स्वाभाविक रूप से होता है, तो उसके अंदर उसके व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास होता है, और ऐसे व्यक्तित्व के चतुर्दिक विकास के आधार पर दुनिया से बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकने में वो सक्षम होगा। आत्मनिर्भर भारत इसका एक प्रतीक बनेगा। इसी आत्मनिर्भर भारत को प्रधानमंत्री ने लोगों के मन के अंदर जीवन स्वरूप स्थापित करने का एक नारा प्रदान किया है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा सकता है, चरितार्थ किया जा सकता है। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने फेसबुक पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं कौशल किशोर जी का विशेष आभारी हूँगा। उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही। अरे स्वयं बड़े विद्वान पुरुष हैं, मैं अच्छी तरह से इनको जानता हूँ। बहुत कृपा से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं। इनका अपना एक मौलिक चिंतन है, विभिन्न विषयों में मौलिक चिंतन है। उस मौलिक चिंतन के आधार पर कोई न कोई चीज देते रहते हैं। इनोवेटिव आइडियाज इनकी विभिन्न प्रकार की है। सामाजिक क्षेत्र में भी नवाचार प्रस्तुत करना इनकी विशेषता है। इन्होंने मुझे बुलाकर आत्मनिर्भर भारत पर और स्वदेशी पर बोलने के लिए जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं कौशल जी के प्रति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के
अन्य आयोजकों के प्रति मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो स्वयं में ऐसा है जो महामना के प्रतीक के रूप में है, महामना मालवीय सात्विकता के, भारतीय संस्कृति के साक्षात जीवन स्वरूप थे। ऐसे महामना को प्रणाम करते हुए और आप सबों का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं आदरणीय कलराज जी का ऋणी हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य के रूप में आदरणीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी की तरफ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों और अध्यापकों की तरफ से मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं। उनके चरणों में माथा झुकाता हूं, सिर झुकाता हूं। उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। इसका प्रभाव बहुत होगा। यह व्याख्यान एक प्रेरणादायक होगा और मैं मानता हूं कि काशी की जनता जो माननीय कलराज जी से अतीव प्यार करती है, वो भी उनके संभाषण को, उनके व्याख्यान को सुनी होगी। आज सावन के प्रथम दिन उनका व्याख्यान काशी में और काशी की पवित्र धरती में होना, ये बाबा विश्वनाथ के कृपा का ही फल है। मैं तो इसके प्रति एक निमित्त मात्र हूं। आज ये कार्यक्रम सफल हुआ, यह अद्भुत कार्यक्रम था, यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और देश के लिए, देश के विकास के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को स्वदेशीकरण के रास्ते पर चलने के लिए यह उनका माननीय कलराज जी का यह संभाषण एक प्रतीक के रूप में काम करेगा, ऐसा विश्वास है। मैं पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस पवित्र धरती से आदरणीय कलराज जी जो महामहिम राज्यपाल हैं राजस्थान के, और उनके नेतृत्व में राजस्थान में सुन रहे सभी राजस्थान वासियों को मैं अभिवादन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। शाखा तो कह दो ना, सबसे लाइव आ रहा है, देख लें लोग।